आइए हम सुनते हैं पाजेब कहानी जयेंद्र कुमार की। पाजेब कहानी में बच्चों की स्वाभाविक लालसाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का समावेश है। जैसे इसकी पात्र मुन्नी के आभूषण प्रियता की जो स्वाभाविक लालसा है उसको इसके अंदर प्रदर्शित या प्रस्तुत किया गया है। कहानी के पहले ही प्रसंग से बुआ द्वारा मुन्नी और आशुतोष, इसमें दो पात्र हैं मुन्नी और आशुतोष जो दोनों भाई बहन हैं, के लाड़ प्यार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। बुआ मुन्नी को पाजेब खरीद कर देती है जिससे मुन्नी की आभूषण प्रियता की लालसा का संकेत मिलता है। बुआ आशुतोष को अपने जन्मदिन पर साइकिल देने का आश्वासन देती है। परिवार में यदि एक बच्चे को कुछ दिया जाए तो दूसरे बच्चे में ईर्ष्या आना स्वाभाविक है। यह ईर्ष्या भी बच्चों को स्वाभाविक लालसा से ही उत्पन्न होती है। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता पर साइकिल का आश्वासन पाकर संतुष्ट हो जाता है। यहाँ मुन्नी पाजेब पाकर फुदकती, नाचती, सबको दिखाती फिर रही है और आशुतोष अपने जन्मदिन पर मिलने वाली साइकिल की कल्पना में मग्न है। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को लेखक ने कुशल अंकन किया है। बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं, उनकी भोली चेष्टाओं की निर्व्याज्य अभिव्यक्ति कहानी के रूप में मिलती है। यह मानो कि कहानी की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ही लेखक मनोवैज्ञानिक तेवर अपना लेता है जो बालकों के आपसी संवादों, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा प्रकट होती है। इसके बाद एक पाजेब के न मिलने की सूचना दी जाती है और एक पाजेब का खो जाना चोरी में बदल जाता है। घर में अक्सर चीज़ें ठीक अवसर पर नहीं मिलती तो खो भी जाती है, पर चांदी की एक पाजेब का खो जाना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। वह एक वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, आभूषण की अनुपस्थिति थी। आभूषण को भारतीय मध्यवर्गीय परिवार में विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए पाजेब का खोना तुरंत चोरी में बदल जाता है। और पाजेब भी एक वस्तु है पर वह चांदी की है, इसलिए उसका खो जाना सरासर चोरी मान लिया जाता है। चोरी शक को जन्म देती है और शक के घेरे में घर का नौकर वंशी, फिर बालक आशुतोष और एक पड़ोसी का बालक छुन्नू आ जाता है। कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम इसी संक्षिप्त चोरी के चारों ओर घूमता रहता है। एक मामूली घटना अनेक प्रसंगों में फैल जाती है। वंशी, आशुतोष, छुन्नू इत्यादि सभी से पूछताछ होती है और घर में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। आशुतोष की माँ और उसके पड़ोसन के छुन्नू की माँ के बीच में भी कई बड़ी कहासुनी हो जाती है। कहा जा सकता है कि पाजेब एक मामूली घटना पर आधारित कहानी है। निश्चित रूप से इस कहानी का आधार बड़ी मामूली घटना है, पर इससे लेखक ने एक संकेत देना चाहा कि आधुनिक कहानी में घटना मुख्य नहीं रही, बल्कि घटना में निहित अर्थ मुख्य हो गया है। इस कारण छोटी से छोटी घटना कहानी का आधार हो सकता है, जैसे कोई मामूली व्यक्ति आधुनिक हिंदी उपन्यास का आधार हो सकता है। कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो हम पाते हैं कि पिता द्वारा प्यार के प्रदर्शन, सच बोलने पर इनाम के लालच के बावजूद आशुतोष पाजेब चुराने के आरोप को स्वीकार नहीं करता है, किंतु बार बार पूछे जाने के पर पूछताछ की यातना से मुक्ति पाने के लिए या किसी अज्ञात डर या आशंका के कारण वह स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छुन्नू को दी। बालक चोरी के आरोप से इनकार करने पर भी चोरी में शामिल कर लेता है छुन्नू को। बालक बुद्धि को चोरी के आरोप से मुक्ति होने के लिए यही मार्ग सूझा कि उसे छुन्नू के सिर पर डाल दिया जाए। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि छुन्नू से भी पूछताछ की जाएगी और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसका यह आचरण बाल मनोविज्ञान का सूचक है। उसका पिता उसको कहता है बुलाकर, पिता कहता है, मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना। वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बच्चा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया।
मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। छुन्नू से पूछताछ की जाती है तो वह चोरी से इनकार करता है और आरोप को आशुतोष के कंधे पर सरका देता है। बच्चों का एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोपण बालक बुद्धि को ही परिचायक है, पर चोरी का आरोप अपने पुत्र पर लगते देख छुन्नू की माँ उसकी पिटाई करती है। दोनों बच्चों की माताओं में कहासुनी हो जाती है। बच्चे जो एक घनिष्ठ मित्र थे, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पाजेब की चोरी तो संदिग्ध थी, पर आशुतोष और छुन्नू के बीच का तनाव और उसकी माताओं के बीच झगड़ा एक वास्तविक घटना बन जाती है। छुन्नू की माँ तो यह कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी, जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पाजेब के खोने की मामूली घटना से निकलने वाली सूत्र फैलते जाते हैं और उनमें उलझने और भी ज़्यादा पैदा होती जाती हैं। ये उलझने विभिन्न पात्रों के द्वंद्व और अंतर्द्वंद को कुशलता से चित्रित कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी घटना या प्रसंग के विस्तृत वर्णन पर कहानी जो है सिर्फ नहीं टिकी, बल्कि उससे उत्पन्न जो मानसिक जो उथल पुथल है, जो चित्तवृत्तियों में परिवर्तन है, उस पर टिकी है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि इस कहानी में बाह्य स्तर पर जो कुछ घटित होते दिखाई दे रहा था, उससे अधिक आंतरिक स्तर पर घटित होते दिखाई देता है। तो कहानी के इस हिस्से में कहानीकार ने पाजेब की तथाकथित चोरी के प्रसंग को लेकर छोटी छोटी घटनाओं को प्रस्तुत किया। कहानी का दूसरा मोड़ शाम को उपस्थित होता है, जब दफ्तर से लौटकर आशुतोष के पिता को सूचना मिलती है कि आशुतोष ने पाजेब की चोरी के रहस्य को खोल दिया है और उसने सब कुछ बता दिया है। बाप के डर से आशुतोष जो कुछ नहीं बता सकता था, वह सब कुछ उसने माँ की ममता के आगे उड़ेल दिया। बाप से बच्चे डरते हैं और माँ को अपना हमराज समझते हैं, यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ही है। बालक यानी कि बाल मनोविज्ञान के इस तथ्य का उद्घाटन लेखक ने इस कहानी में सहज रूप से ही किया है। फिर क्या होता है कि जब यह सब कुछ घटना हो जाती है तो आशुतोष जो है वो आशुतोष शाम तक स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छुन्नू को दी, जिसने उसे 5 आने में पतंग लाने को बेच दिया। वह स्वयं दूर खड़ा रहा और छुन्नू पाजेब लेकर पतंग वाले के पास गया, इसलिए वह पाजेब की चोरी में शामिल नहीं है। यह भोला तर्क बालक को ही शोभा देता है। बालक प्राय सच बोलते हैं, पर जब आशुतोष के इस सच को कि उसने चोरी नहीं की पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसे निरंतर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा, तब उसने अपनी जान बचाने के लिए छुन्नू का नाम ले दिया। सच को ठुकराए जाने पर ही उसने झूठ की शरण ली। तात्पर्य यह है कि आशुतोष को पिता की संदेहपूर्ण दृष्टि से बचने के लिए यह झूठ बोलना पड़ा। आशुतोष और छुन्नू में दोस्ती है, पर अपनी जान बचाने के लिए उसने छुन्नू के कंधे पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्षण भर में दोस्ती शत्रुता में बदल गई। छुन्नू उसे घृणा भरी नज़रों से देखने लगा, पर शाम तक आशुतोष और छुन्नू के बीच तनाव समाप्त हो गया था, क्योंकि दोनों गली में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यहाँ भी बाल मनोविज्ञान की झलक हमें दिखाई देती है। बच्चों का निर्मल हृदय घर के दूषित वातावरण तथा माता पिता द्वारा किए गए गलत व्यवहार से भी दूषित होता है, कि यह भी कहानी इस भाग में बताती है। कहानी अपने उत्कर्ष पर अंत में वहाँ पहुँचती है जहाँ आशुतोष की बुआ प्रकट होती है और सूचना देती है कि पाजेब गलती से उसके साथ चली गई थी और वह पाजेब निकाल कर सामने रख देती है। अंत में जब रहस्य खुलता है कि पाजेब की चोरी ही नहीं हुई थी और उसके खोने की चोरी मान लिया गया था, खोने मात्र को चोरी मान लिया गया था, तब आशुतोष और छुन्नू पर लगाए गए चोरी के और झूठ बोलने के आरोप कितने व्यर्थ लगते हैं। आशुतोष के हाथ में पतंग देखकर अनुमान लगा लिया गया कि वह पतंग वाले को पाजेब बेचकर पतंग खरीद कर लाया होगा।
इससे यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सामने आता है कि बच्चे प्रायः सच बोलते हैं, पर किसी दबाव या लालच के कारण वे झूठ का सहारा लेने पर विवश हो जाते हैं और झूठ बोलना उनकी विवशता का कारण बन जाता है, न कि स्वभाव। अतः पाजेब कहानी का मुख्य उद्देश्य बालकों के मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। उनके मनोविज्ञान को समझकर ही माँ बाप उनके साथ संतुलित व्यवहार कर सकते हैं। अतः जैनेंद्र ने पाजेब कहानी के माध्यम से नौकरी पेशा जो मध्यम वर्ग है उसकी मानसिकता में आ रहे बदलाव की ओर भी संकेत किया है। इस तरह यह कहानी जो है वो समाप्त होती है।